ओके। पिछली बार जो लेक्चर में हमने बात की थी, हमारा जो कंपल्सरी सब्जेक्ट था, यानी की एज्युकेशन 116 म्हणजे एज्युकेशन 116 हा विषय जो आपला होता शाळेची रचना व भौतिक सुविधा, यानी कि ये स्कूल स्ट्रक्चर एंड वहाँ पर जो भी कुछ भौतिक सुविधा मिलती हैं कि इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर जिसे हम बोल सकते हैं कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर किस प्रकार अवेलेबल है, इसके बारे में ये आपका कंपल्सरी सब्जेक्ट था। इसमें हमने स्टार्टिंग में देखा था कि यहाँ पर जो शालेय हमारा यानी कि स्कूल बिल्डिंग जो भी कुछ है कि घटक 1 यानी कि यूनिट 1 इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। यह डिस्कस करते समय हमने यहाँ पर अ, बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पर हमने देखे थे कि अपने सिलेबस में कौन-कौन से पॉइंट्स आते हैं। इसमें हमने देखे थे 1.1 इसमें कि स्कूल का जो भी कुछ है कि वो स्कूल का कैरेक्टरिज़िंग वो क्या है, कैसे है, स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे क्या है, उससे संबंधित जो भी कुछ है, कि इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। आपने भी बहुत सारे लोगों ने इसमें हिस्सा लिया था और आखिरी पॉइंट हमारा यह इसमें था कि जो भी कुछ शैक्षणिक साधन सामग्री है कि अन्य यानी कि हमारे स्कूल लेवल पर जो भी कुछ अन्य भौतिक सुविधा हमें लगते हैं, यानी फिजिकली जो भी कुछ चीजें लगती है, तो इसके बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस किए थे। तो सिटिंग अरेंजमेंट हो सकता है, ब्लैक बोर्ड हो सकता है, चार्ट मॉडल्स या इसके अलावा जो भी कुछ हम बोल सकते हैं कि टेक्नोलॉजिकली या साइंटिफिकली यहाँ पर जो भी कुछ एविएट्स यहाँ पर वो बात आती है, वो भी यहाँ पर हमने देखा था। इसके बारे में हमने जरा सा डिस्कस किया था कि पहले नंबर के ये जो कुछ है, यानी कि जो भी कुछ एक पहला नंबर का हमारा ये मॉड्यूल है, यूनिट है, तो इसमें क्या बातें आने वाली थी, इसके बारे में हमने यहाँ पर देखा था। आज के पार्ट में हम यूनिट 2 के बारे में जरा सा डिस्कस करेंगे कि जो भी कुछ हमारा सेकेंड यूनिट है, उसमें क्या हमें डिस्कस करना है, वो हम देखने वाले हैं। सेकेंड यानी आप सभी के पास ऑलरेडी ये पीडीएफ फाइल अवेलेबल है। असाइनमेंट भी हमने यहाँ पर इसके लिए आपको दिए हैं, तो वो असाइनमेंट भी आप यहाँ ये टॉपिक से रिलेटेड आप जो भी कुछ हो वो शुरू कर सकते हैं। मोस्टली अभी हमारे पास इसका टाइम बहुत कम बचा है, क्योंकि बोलते बोलते ये अभी दिसंबर मंथ ये खत्म होने को है। रहे जनवरी और फरवरी ये 2 महीने के बीच के बाद आपकी एग्जाम का शेड्यूल भी हमारे पास आ जाएगा, या डायरेक्टली मार्च महीने में आपका यहाँ पर एक्शन रिसर्च का वाइवा भी यहाँ पर लगने वाला है। चलिए अभी सेकंड यूनिट की हम बात करते हैं। यहाँ पर सेकंड यूनिट की बात है कि इमारत व सुविधा यांच्या अधिकतम वापराची योजना व कार्यक्रम, यानी कि हमारी जो स्कूल बिल्डिंग है या स्कूल बिल्डिंग में जो भी कुछ हमें सुविधाएं मिलती हैं, वो सारी सुविधाएं किस प्रकार उपयोग में लानी चाहिए या इसके लिए किस प्रकार प्रोग्राम बनाना चाहिए, इससे रिलेटेड पॉइंट है। यानी सीधे सीधे हम बोल सकते हैं कि स्कूल बिल्डिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, यूज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोग्राम, ऐसे हम इसको बोल सकते हैं। ये आसान भाषा में हम इसको ऐसे बोल सकते हैं। ओके। अभी इसमें जो भी हमारी स्कूल बिल्डिंग है, पहले चैप्टर में हमने देखा था कि स्कूल बिल्डिंग हमारी कैसी होनी चाहिए, उसमें कौन से पार्ट होने चाहिए, या इसके अलावा कौन कौन सी उसमें सुविधा होनी चाहिए, इससे बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस किया था कि आप हम सभी लोगों ने बोला था यहाँ पर डिस्कस करते समय कि हमारे स्कूल की बिल्डिंग देखी जाए तो HFEOU इस आकार में होनी चाहिए। ओके। तो यह सब बिल्डिंग होते हुए कि वहां पर एयर का आना जाना यानी हवा का आना जाना भी प्रॉपर होना चाहिए। इसके अलावा शोर शराबे वाली जगह पर ये स्कूल नहीं होनी चाहिए। शांत माहौल में स्कूल हो तो बहुत अच्छे। स्कूल के लिए ग्राउंड हो तो बहुत अच्छा है कि उसमें आउटडोर और इंडोर ये दोनों प्रकार के खेल बच्चे खेल सकते हैं। इसके अलावा बच्चों के लिए पीने का साफ पानी होना चाहिए, टीचर लोगों के लिए भी साफ पानी, तथा इसके अलावा बैठने के अरेंजमेंट, क्लासरूम्स या टीचिंग स्टाफ रूम या वॉशरूम वगैरह, स्वच्छता गृह कशी असावीत, काय असावीत, या संदर्भातली सर्व माहिती याच्यामध्ये दिलेली होती। आणि कसं काय असावं याचं आपण येथे डिस्कशन केलेलं होतं, म्हणजे कैसा होना चाहिए इसके बारे में हमने पूरा डिस्कशन यहाँ पर किया था। सिंपल है, इस यूनिट में जो भी कुछ आप क्वेश्चन लिखने वाले हो, स्टार्टिंग में मैंने बात की थी कि यूनिट यानी कि ये मेरा कोर्स शुरू होने से पहले
तभी मैंने बात की थी कि कुल मिलाकर आपको जो 7 सब्जेक्ट है, 7 सब्जेक्ट के आंसर लिखते समय आपको टोटली एप्लीकेशन लेवल पर लिखना है। यू आर ए प्रिंसिपल, आप प्रिंसिपल हो। प्रिंसिपल होते समय आप क्या करोगे? डायरेक्टली एग्जाम विथ सॉरी कि एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल, ऐसे यहाँ पर पूछा जाने वाला है कि उदाहरण सहित स्पष्ट करो, सिंपल। एज इसका आंसर लिखते समय आपको ये मन में पकड़ना है कि अभी आप यहाँ पर प्रिंसिपल हो, और प्रिंसिपल होने के नाते आपका नजरिया कैसे हो इसको देखने के लिए, म्हणजे तुम्ही सर्वजण प्रिन्सिपल आहात आणि प्रिन्सिपल असताना तुमचा दृष्टिकोन कसा असेल शाळेच्या डेव्हलपमेंटसाठी। सिंपल है कि ये जो कोर्स है पूरा की पूरा यानी कि प्रिंसिपल होते समय या प्रिंसिपल को सक्षम बनाने के लिए ये ऐसा कोर्स वाईसीएम ने हेलो यहाँ सर, पर डेवलप किया है। यस स्टूडेंट्स आर वेटिंग टू ज्वाइन इन, बोल मैडम, रहे। मेरे सामने लिंक ओपन है, जैसे आ रहे वैसे स्टूडेंट को मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। ओके, कॉल आ रहा है उनका। नहीं, मेरे सामने दोनों स्क्रीन चालू है, आपकी शेयरिंग स्क्रीन भी मेरे सामने चालू है, और इसके अलावा जो वेटिंग है वो भी मुझे दिख रहा है। जैसे रिक्वेस्ट ओके मुझे सर, आती है तो मैं उनको एडमिट कर रहा हूँ। ओके सर। ओके, सॉरी डिस्टर्ब ऑल ऑफ यू। चलिए, ये टेक्निकल बातें चलती रहेंगी। बात मैं यहाँ पर ये कर रहा था कि आप प्रिन्सिपल हो, तुम्ही मुख्याध्यापक आहात आणि तोच दृष्टिकोन किसी को कुछ पूछना है तो आखिर में मैं टाइम दूंगा। स्मिता यादव मैडम, क्या पूछना है आपको? आपने हाथ दिखाया, क्या पूछना है आपको? ओके, आन्सर नाही दे रहे, कंटिन्यू करता हूँ। यहाँ पर आप सभी लोग प्रिन्सिपल आहे, तुम्ही सगळे लोक इथे मुख्याध्यापक आहात, असा दृष्टिकोन तुम्हाला इथे ठेवायचा आहे। आणि दृष्टिकोन ठेवत असताना यानी कि ऐसा आपका नजरिया रखते समय आपको पहले पॉजिटिव रहना है, नो निगेटिव। कभी कभार सपोज आपके स्कूल के आप में आप प्रिंसिपल हो और आपके स्कूल में टीचर कुछ एक दो दिनों से या 3 दिनों से देरी से आ रहे हैं, तो इसके ऊपर आप डायरेक्टली एक्शन ले सकते हो कि डायरेक्टली जिसे हम बोल सकते हैं कि आप क्यों नहीं आ रहे वगैरह वगैरह, यानी कि 2 बार लेट आए, तीसरी बार फुल सीएल कटेगी वगैरह, ये सब आपका एक एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट होता है। लेकिन वो टीचर लेट क्यों आता है, तो ये उसके पीछे रीजन ढूंढने का काम आपका है। बिकॉज वो लेट आने के रीजन भी आपको ढूंढने पड़ेंगे, अरे इसको कुछ प्रॉब्लम है क्या, और मैं यहाँ पर सहायता कर सकती हूँ या कर सकता हूँ क्या इसकी सहायता। सभी को प्रॉब्लम्स आ सकते हैं और इसका हल आप ढूंढे। और सपोज वो टीचर को सच्ची में कुछ प्रॉब्लम रहे और उसने आप उसको आपने मदद की, तो वो टीचर को बहुत अच्छा लगेगा। और इसके अलावा आपकी रिस्पेक्ट वहां पर बढ़ने की ज्यादा चांसेस है कि नहीं, ये कुछ भी हो, ये प्रिंसिपल ने मेरा अपसेंट जरूर लगाया लेकिन इन्होंने मेरी हेल्प की है। तो यानी कि भी पॉजिटिव एटीट्यूड यहाँ पर तैयार हो सकता है। अभी आपके सामने जो भी कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं वो प्रॉब्लम्स आप किस प्रकार फेस कर रहे हो वो उस पर डिपेंड है। यानी कि स्कूल पर जॉब करते समय अभी कुछ लोग यहाँ पर प्रिंसिपल होंगे, कुछ लोग वहां पर टीचर होंगे। हम सभी को कुछ ना कुछ प्रिंसिपल की बातें सुनने को मिली है, या कुछ हमने गलतियां की है, या सपोज गलतियां ना करते हुए भी कुछ रीजन से हमें प्रिंसिपल ने बोला हो, नोटिस मिली हो, लेकिन इसके पीछे रीजन भी क्या है, तो ये जरा सा आपको समझना पड़ेगा कि रीजन क्या हो सकते हैं। अभी रही बात ये पार्ट की कि ये जो भी कुछ है कि ये मेरे पास जो टॉपिक है वो ओनली स्कूल बिल्डिंग या इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में ओनली ये पार्ट आता है। यानी आपके यहाँ पर नियोजन, प्लानिंग कमेटी वगैरह ऐसे बहुत सारे की जो डीएसएल के सब्जेक्ट उसमें बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। लेकिन मूलतः देखे जाए तो अपने पाठशाला, अपनी जो स्कूल है उसके लिए इम्पोर्टेंट एक इंफ्रास्ट्रक्चर या स्कूल बिल्डिंग और इकोनॉमिकली सिस्टम, ये 3 सिस्टम इंपॉर्टेंट होना जरूरी है। सिंपल, स्कूल की खुद की बिल्डिंग ही ना हो तो प्रॉब्लम आ सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर ना रहा तो बच्चे स्कूल में आने नहीं आ सकते, या जो भी कुछ बातें रहे तो इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने के कारण बच्चे वहां पर जो भी कुछ अध्ययन अध्यापन का वर्क कर रहे, काम कर रहे, उनको उनकी दिक्कतें आ सकती हैं। और इसके अलावा स्कूल के लिए जो भी कुछ चीजें लेनी हो या जो भी कुछ नई बातें एक्सेप्ट करनी हो, एविएट्स लेना हो या समथिंग, जो भी कुछ बातों के लिए आपको खर्चा करना, तो उसके लिए फंड ही अवेलेबल नहीं है या इकोनॉमिकली सिस्टम ही अवेलेबल नहीं है, तो आप स्कूल के लिए अच्छी बातें भी नहीं कर पाओगे।
अभी स्कूल के लिए जो इकोनॉमिकली सिस्टम है या जो फंडिंग आपको इकट्ठा करना, उसके भी बहुत सारे तरीके हैं। आप एनजीओ के पास भी जा सकते हो या इसके अलावा कोई चैरिटेबल शो भी आप अरेंज करके उसके जरिए भी आप फंडिंग स्कूल के लिए इकट्ठा कर सकते हो। इम्पोर्टेंट यह यहाँ पर है कि आप स्कूल के लिए कैसे फंडिंग इकट्ठा करते हो। हमारे सोसाइटी में देखे जाए तो बहुत सारे कुछ यानी कि ऐसे मदद करने वाले ऐसे लोग जो हैं कि दिल खोलकर वो मदद कर दें, तो आप उनके पास भी जाकर उनसे आप हेल्प ले सकते हो। वो हेल्प आप कैसे लेते हो वो आप पर डिपेंड है। आप इकोनॉमिकली स्ट्रक्चर से लेते हो या डायरेक्टली कि स्कूल की जो बिल्डिंग है वो डेवलप करने के लिए उनको आप बोलते हो या इंफ्रास्ट्रक्चर देने के लिए आप उनसे आप मदद मांगते हो, ये आप पर डिपेंड है। अभी सिर्फ यहाँ पर कि आपका कम्युनिकेशन उनसे कैसा है, ये इस पर बहुत सारी बातें मायने रखता है। म्हणजे आता आपल्या सोसायटीमध्ये आपल्या सोसायटीमध्ये आपण शाळेसाठी जी काही आर्थिक मदत आता आपण उभी करणार आहोत, ती आर्थिक मदत उभी करत असताना की तुमच्या समाजामध्ये असणाऱ्या व्यक्ती आता ज्या काही मोठ्या दानशूर व्यक्ती आहेत त्यांच्याशी तुम्ही संबंध कसे प्रस्थापित करतात किंवा त्यांच्याशी तुमचं कम्युनिकेशन कसं आहे, तर त्याच्यावरती या सर्व गोष्टी अशा एक खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये अवलंबून असतात. समजा की आपल्या सोसायटीमध्ये की एनजीओ पण बरेच आहेत, की मी एक मागच्या याला मी उदाहरण दिलं होतं, की मागच्या याला मी एक उदाहरण दिलेलं होतं, की पिछले बार मैंने एक उदाहरण दिया था कि उसमें मैंने बात की थी कि हम जब यह हमारे बीएड के लिए इंटर्नशिप के लिए स्कूल पर हम जाते थे, तो उस टाइप में हमने देखा था कि यार रोटरी क्लब जैसे जो भी कुछ एनजीओ है वो खुद उन्होंने कंप्यूटर वहां पर दिए हैं। इसके अलावा कि बच्चों का जो भी कुछ हेल्थ चेकिंग है वो हेल्थ चेकिंग के लिए वो लोग आते हैं या कंप्यूटर से रिलेटेड वो चीजें जो कोर्सेस रहे या बेसिक नॉलेज रहे वह सब पढ़ाने के लिए वहां पर एनजीओ वाले ने कुछ लोग वहां पर नियुक्त किए थे। अभी रहे तो एनजीओ ने यहाँ पर कुछ पैसे भी नहीं लिए हैं। अभी बात हमारी यहाँ पर आती है कि आपके वहाँ उन लोगों से परिचय कैसा है उस पर वो बात डिपेंड करता है। कुछ एनजीओ मैंने भी ऐसे देखे कि अपने बीएमसी स्कूल में देखे जाए तो जैसे मिड डे मील बच्चों को मिलता है वैसे वो लोग भी अपनी तरफ से बिस्किट रहे या खेल कूद का सामान रहे वगैरह वो डायरेक्टली फ्री ऑफ में देते हैं कि वीकली या मंथ में वो बिस्किट वगैरह वगैरह जो भी कुछ खाने की चीजें रहे वो बच्चों को देते हैं। आपने नॉन ग्रेड स्कूल में भी देखे जाए तो नॉन ग्रेड स्कूल में भी गवर्नमेंट द्वारा जो मिड डे मील मिलता है वह नहीं मिलता, लेकिन आजकल भी मैंने जितने बहुत सारे की स्कूलों पर देखे कि उसमें 50% स्कूल में मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि वहां पर भी देखे जाए तो बाहर के एनजीओ बच्चों को हेल्प करते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि नॉन ग्रेडेड स्कूल में पढ़ने वाले या इंग्लिश मीडियम के बच्चे बहुत अमीर रहते हैं, वो बात नहीं है। लेकिन जो एनजीओ बच्चों के लिए हेल्प करती है तो वो सभी के लिए इक्वल हेल्प करती है। ऐसा नहीं है कि यार ये बहुत अमीर है इसको ज्यादा दो या ये मिडिल क्लास से है उसको कम दो वगैरह, ऐसा नहीं होता। कि जो एनजीओ हेल्प करती है वो मोस्टली सभी को इक्वल देखती है। इसके अलावा जिन बच्चों के लिए कि एजुकेशन की चीजें अवेलेबल नहीं है, मिडिल क्लास या लोअर क्लास से, उनके लिए एनजीओ एनजीओ स्पेशल ध्यान देते हुए वो बच्चों को बहुत सारी फैसिलिटीज अवेलेबल करवा के देती है। फर्क सिर्फ इतना है कि लोग तैयार रहते हैं लेकिन उनके पास पहुंचने का जरिया हमारे पास नहीं रहता। ये बात इसके लिए मैंने यहाँ पर की कि आगे चलकर आप प्रिंसिपल होने वाले हो, प्रिंसिपल होते समय जो भी कुछ जो व्यक्ति हमारे स्कूल को हेल्प करने वाले हैं तो इकोनॉमिकली सिस्टम से वो हेल्प कर रहे हैं तो वो ठीक है, नहीं कर रहे उन्होंने बोला कि नहीं हम स्कूल के लिए बिल्डिंग के लिए हम फंडिंग करेंगे या बिल्डिंग का जो भी कुछ वर्क है वो हम करवा के देंगे, वेरी गुड थिंग। तो उनके जरिए बिल्डिंग का वर्क भी आपका हो सकता है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बात की तो कंप्यूटर्स या इसका अलावा की बेंचेस या कुछ वाटर क्लीनिंग सिस्टम या इसके अलावा प्यूरिफायर वगैरह वगैरह बहुत सारी जो चीजें कि आप वो उनके माध्यम से ले सकते हो। रही बात अभी वो लोगों को कि अपने स्कूल में
बुलाकर, या 15 अगस्त, 26 जनवरी है, इसके अलावा बहुत सारे कल्चरल एक्टिविटीज को, करिकुलम एक्टिविटीज हमारे स्कूल में होते रहे, तो आप उनको चीफ गेस्ट करके आप उनको बुला सकते हो, ये हमारे हक में रहता है, बिकॉज वो यार प्रिंसिपल। और इसके जरिए कि हमारे ट्रस्टी रहे, वो लोग रहे, एक साथ में आएंगे तो उनको अच्छा लगेगा। नहीं, ये स्कूल ओनली हेल्प करने के या मदद मांगने के लिए नहीं, लेकिन ये जो लोगों को मदद करती है उनको भी वह लोग की एक रिस्पेक्ट देते हैं, उनको ध्यान में रखते हैं। तो आगे चलकर भी ऐसी जो भी कुछ है फंडिंग्स वगैरह, इनके लिए आप ये वर्क कर सकते हो। अभी ये जो हमारी बिल्डिंग है, अभी यानी कि हमारे जो भी कुछ पॉइंट है उसमें से देखे जाए, तो हमारी ये जो कुछ बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग में इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत क्यों पड़ती है, या इसके अलावा देखे जाए तो ये बिल्डिंग का और नई तैयार करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, उसको और सुविधा चाहिए या नहीं चाहिए, ये बात क्यों सामने आती है? ऐसा मेरा पहला सवाल आपसे है कि बिल्डिंग रिपेयरिंग करना तथा इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत स्कूल में पड़ती है, पहले बात पड़ती है क्या? आप सभी लोग अभी प्रिंसिपल ऐसा मान लो आपके स्कूल में ये जरूरत है, आपको पड़ती है क्या? आपको सर यस पढ़ती सर, है। पढ़ती है, पढ़ती है। वेरी गुड। हाँ, बहुत सारी बात, चलो सभी को पड़ती, चलो मान लिया मैंने, ये बिल्डिंग की जरूरत आपको पड़ती है, आपके क्लासरूम कम पड़ते हैं, बच्चे ज्यादा रहते हैं, और हमने पिछले लेक्चर में देखा कि सारे सब्जेक्ट के लिए एक एक क्लासरूम, एक एक मस्त की साइंस रूम होना जरूरी है, यानी हिस्ट्री है तो हिस्ट्री का अलग सा क्लास होना चाहिए। एक गवर्नमेंट का एक सर्कुलर पीछे आया था, और उन्होंने बोला था की म्हणजे त्याला मराठीत आपण असं म्हणू शकतो की वर्ग कोपरा त्याला असं नाव दिलेलं होतं. जर बीएमसीचे कोणी टीचर असतील किंवा ग्रँटेडचे टीचर असतील तर कदाचित त्यांना माहिती असेल, कोपरा, शाळेचा कोपरा, सॉरी, वर्गाचा कोपरा असं काहीतरी त्याला नाव दिलं होतं. आणि त्या कोपऱ्यामध्ये असं वेगवेगळे साहित्य, एव्हिएट्स ठेवणं वगैरे सजवणं, असं ते एक त्याच्या मागचं स्वरूप होतं. मेरे ख्याल से कि अपने बीएमसी स्कूल के टीचर हो या ग्रांटेड के टीचर हो, तो उनको पता होगा कि एक अपने क्लासरूम में एक जो कोना रहता है, वो कोना एक स्पेशल वहां पर डेवलप करने के लिए कहा गया था। और वो जो कोना रहेगा वहां पर एविएट्स या बच्चों ने जो भी कुछ चीजें तैयार की हैं, वो चीजें रखे वगैरह, इसके लिए वहां पर बड़प्पन देने के लिए कहा गया था। मे भी ऐसा किसी ने किया था या ऐसा सुना था यस या सर, नहीं? सर मैंने विज्ञान ऐसा सुना कोपरा, था। विज्ञान कोपरा पण Yes, असतो sir. सर। रूम टू रीड वेरी वो गुड। कॉर्नर था सर, वहाँ पर सर सारी बुक्स कॉर्नर रखी हुई रहती रहते थी। वहाँ पर बच्चों को क्लास में कॉर्नर बनाया जाता था, वहाँ पर किताबें रहती थी और लाइब्रेरी की टाइप या फिर क्लास के बच्चों को वहाँ पर बैठ के पढ़ने के लिए बोला जाता था। हाँ ठीक है, चलो आप सभी से बात से मैं सहमत हूँ। चलो इसमें आपने क्या किया, एक एक करके बताओ अभी प्रॉपर। इसमें आपने सर क्या किया? सर सब्जेक्ट वाईज टीचिंग एड्स म्हणून तिथे त्या कोपऱ्यामध्ये कॉर्नरला ठेवले जातात की जे विद्यार्थी सतत पाहून त्यांनाही इतर मुलांना सुद्धा प्रोत्साहन मिळतं। वेरी गुड। हाँ, मुलांकडून सर मुलांकडून कार्ड्स ते बनवले उस होते। कॉर्नर में जो टीएलएम हम रखते थे, तो अगर टीचर के एब्सेंस में भी बच्चे वो हैंडल करके पढ़ लेते थे। मान लो टीचर को कुछ काम है या जो वीक है, रेमेडियल टीचिंग में भी वो बच्चे, एक बच्चा लीडर बनता था और वो बाकी को सब्ट्रैक्शन, एडिशन, ये सभी चीजें बताता था। वेरी गुड यादव मैडम। हाँ देशपांडे मैडम, आप कुछ बोल रहे थे ना? Yes, I said कि ये टीचिंग एड से स्पेशली कॉर्नर बनाया जाता सब्जेक्ट वाइज डिवाइड किए। मैडम ऑडियो क्लियर नहीं आपकी तरफ से। सर मी सांगू का? हाँ, और नेक्स्ट वीक में की जो है और ऑब्जर्वेशन देशपांडे मैडम आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम है मेरे ख्याल से आपके यहाँ पर। तो लाइक दैट द कॉर्नर्स आर देयर। ओके, ठीक है। चलो अभी जिनके पास मेरी बात अभी जिनके पास पहली से लेके चौथी तक के क्लास है, वो सारे कितने टीचर होंगे? यानी आपने बीएमसी में यहाँ पर एडमिशन लेने वाले हैं, मेरे ख्याल से मैंने देखा है कि आपने जो भी यहाँ पर एक्शन रिसर्च के लिए स्मिता मैडम और सुमन यादव मैडम, क्या प्रॉब्लम है आप पूछिए। नो सर, एक्चुअली आपने वो बोला ना फर्स्ट टू फोर्थ, इसलिए किया रेज हैंड। ओके ओके, और स्मिता यादव मैडम?
हाँ, अभी चलो मैंने आपके एक्शन रिसर्च के बहुत सारे यानी सारे ग्रुप में मैं तो हुई ऑलरेडी कोऑर्डिनेटर होने के नाते। तो वहाँ पर आपने बहुत सारे की जो प्रॉब्लम चुने हैं एक्शन रिसर्च के, उनमें मैंने देखा कि आपने जो भी कुछ प्रॉब्लम लिए तो पहली से लेके 6-7 के स्टैंडर्ड तक लिए, लेकिन मैं यहाँ पर अभी डिस्कस कर रहा हूँ कि पहली से लेके जो चौथी के क्लास है उनके बारे में। तो आपके जो क्लासरूम्स हैं, वो क्लासरूम के दीवारों पर बच्चे अभी बेंच पर बैठते हैं, लेकिन चलो जहाँ पर बीएमसी रहे या बेंच नहीं रहे या और भी बहुत सारी जगह पर बच्चे नीचे बैठते हैं, ऐसा मैं मन में पकड़ के चलता हूँ। बेंच पर बैठे तभी भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो दीवारों पर कुछ ब्लैक बोर्ड राइटिंग जैसा कुछ बनाया है क्या? कि बच्चे वहां पर आराम से खड़े होकर वो लिख सकते हैं। वो दीवारों पर 4 दीवारें हमारे, इनमें से पहले दीवार पर हमारा ब्लैक बोर्ड आता है, बचे हुए 3 दीवारों पर बच्चों को लिखने के लिए कुछ जगह बनाई है क्या? नहीं सर, ऐसा कोई जगह नहीं है। नहीं बनाई ना? नहीं सर। सर नहीं, यस सर, यस बोर्ड लगाया है, वहां पे हम चार्ट वगैरह जो बच्चे बनाते हैं वो हम पिन कर सकते हैं, ऐसे तीनों दीवारों पे हैं। अभी ये देखिए, मेरा सुझाव आपके लिए, वी आर अ प्रिंसिपल, बच्चों को दीवार पर लिखना बहुत अच्छा लगता है, वो घर की दीवार अच्छी रखते हैं तो क्लासरूम की अपनी क्लास की दीवार अच्छी रखेंगे। मेरे बातों से सहमत हो? येस Yes सर। सर. हां, बच्चों को म्हणजे मुलांना भिंतीवर लिहायला खूप आवडतं. आपल्या घरातल्या भिंती मुलं मस्तपैकी रंगीत-संगीत करून ठेवतात, बरोबर है? मस्त कलरफुल हमारे घर की दीवारें बच्चे घर के रखते हैं। सिंपल है, हमारे घर से ही शुरुआत करते हैं। तो सिंपल है कि एक बच्चों के हाइट के अनुसार एक छोटा-सा ऐसा आप कॉर्नर या एक पूरी दीवार बना सकते हो कि वहाँ बच्चों को रिसेस या बीच में टाइम मिले, तो वो अपनी क्रिएटिविटी द्वारा कुछ ना कुछ वहाँ पर पिक्चर बना सकते हैं, लिख सकते हैं या उनकी जो भी कुछ आइडिया समझो वो लिख सकते हैं। यानी पहली बात इनको सोचने का मौका और उनके क्रिएशन को डेवलप करने का मौका हम उनको देने वाले हैं। सहमत हो? तो हो सके तो आगे ये प्रोजेक्ट आप बनाइए कि एक दीवार वगैरह कुछ होना चाहिए सिंपल उनके हाइट के हिसाब से, और चौक है, कलर चॉक्स वहां पर रखे हैं, बहुत सारे चॉक्स रखे हैं और उसके जरिए वो बच्चे वहां पर लिखेंगे। सिंपल उनकी क्रिएटिविटी आपको देखने को मिलेंगी। चाहे तो वहां पर जिसने वो पिक्चर लिखा है, कुछ लिखा है, उनका नाम भी उन्हें लिखने के लिए आप बोल सकते हो। ओके सर, ये आइडिया हम लोग यूज करेंगे। नहीं, आप देखिए क्रिएटिविटी कैसे डेवलप हो सकती है। अभी आप प्रिंसिपल बनने वाले हो, सिंपल बात है। तो ऐसी छोटी-छोटी जो भी कुछ चीज़ें रहेंगी, उसके ज़रिए आपको करना पड़ेगा। अभी चलो जहाँ पर बच्चे बैठते हैं, चलो बेंच रखे हैं, लेकिन अब बेंच के बीच में कुछ ना कुछ स्पेस एम्प्टी रहता है। वहाँ पर आप कुछ कलरफुल पेंटिंग बना सकते हो, यानी कि जिस प्रकार की व्याकरण से लेके या स्वर रहे, व्यंजन रहे या टेबल रहे, ऐसे वो बीच में आप वहाँ पर डाल सकते हो, सिंपल। यानी आते-जाते बच्चों की नज़र उस पर जा सकती है। ऐसा नहीं कि दीवारों पर ही लिखना ज़रूरी है, आप नीचे फर्श पर भी लिख सकते हो, कुछ गेम द्वारा गेम बना सकते हो वैसे। जहाँ बैठने के लिए बेंचेस नहीं तो वहाँ पर तो बहुत बढ़िया तरीके से आप यहाँ पर तैयार कर सकते हो, सिंपल, आपकी क्रिएटिविटी द्वारा। यानी बच्चे वहाँ पर बैठेंगे, वहाँ पर ही साइड में उनके साइड में उनका बैग रहेगा और वो जो भी कुछ पिक्चर है वगैरह वो देखते रहेंगे और रहे बात 2-3 दिन बाद आप बच्चों की जगह बदल सकते हो। यानी हमारे बच्चे पूरे क्लास में घूमेंगे, सिंपल। यानी सभी को वो आइडिया आ जाएगी। है ना? ऐसे छोटे-छोटे जो भी प्रोजेक्ट है वो आपको लेने हैं। अभी यहाँ पर हमारी बात जो चल रही है तो बात हमारी यह चल रही है कि जो हमारी स्कूल बिल्डिंग है, इसको मरम्मत की ज़रूरत पड़ती है। यस, इसको मरम्मत की ज़रूरत भी पड़ती है। इसके अलावा बच्चे यहाँ पर जो भी कुछ रहे या टीचर रहे, वहाँ पर बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। वहाँ पर फिर बेंचेस रहे, इसके अलावा वाटर सिस्टम, वॉशरूम सिस्टम या एवी8 से रिलेटेड जो भी कुछ है वो चीज़ें, यहाँ पर कंप्यूटर की बातें आती है, तो कंप्यूटर यानी कि टेक्निकल चीज़ें जो भी कुछ है, उसे कहीं न कहीं पर सर्विसिंग की ज़रूरत पड़ती है, मेंटेनेंस उसको लगता है। इसके अलावा लकड़ी के बेंचेस भी वहाँ पर रहे, तो कुछ न कुछ कारणों से वह भी खराब होने लगते हैं। ब्लैक बोर्ड है, 1-2 साल बाद ब्लैक बोर्ड भी हमें चेंज करना पड़ता है। ग्रीन बोर्ड अभी आया है, तो ग्रीन बोर्ड को भी मेंटेनेंस की ज़रूरत आती है। यानी देखे जाए तो सारी चीज़ें हमारी रहे, छोटी-छोटी बातें से रहे। शुरुआत करें तो खत्म नहीं होगा, इतनी छोटी-छोटी बातें यहाँ पर आने वाली हैं। सिंपल है कि जो भी कुछ
फर्श वगैरह जो भी रहे क्लीनिंग वगैरह करना, उसका भी मेंटेनेंस आ गया। उसके लिए कुछ ना कुछ वहाँ पर फिनेल वगैरह वो चीज़ें भी यहाँ पर आ गई। छोटी-छोटी बातों से लेके मैंने शुरुआत की। इलेक्ट्रिसिटी में ट्यूबलाइट है, बल्ब है, वो उड़ने वाले हैं। वायर्स वगैरह है, चूहे ने खा लिया वगैरह-वगैरह, छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। गर्मी के सीजन में देखे जाए तो गर्मी के सीजन में कि ऊपर वाला जो भी कुछ हिस्सा रहता है कि फैन के ऊपर वाला वह गर्म हो जाता है, फैन खराब हो जाते हैं, गर्म हवा आने लगती है। जो भी कुछ आपके विंडोज़ है, वो विंडोज़ के ग्लास किसी ने फोड़ दिए, यानी कि कोई पत्थर वगैरह मारा या कुछ कारणों की वजह से वो फूट गया वगैरह, बारिश हो गई, बारिश में पानी लीकेज वगैरह-वगैरह। अब जो भी कुछ आपका स्कूल का ग्राउंड है, उसमें पानी इकट्ठा होता है या पानी जल्दी नहीं जाता। यानी देखे जाए तो बहुत सारी बातें हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर से स्कूल से लिए जुड़ी हुई है। प्रॉब्लम कहीं से भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। यानी पानी रहे तो पानी की टंकी साफ करने से भी ये बात हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में आती है। कम से कम 2 या 3 महीनों में वो पानी की टंकी हमें तो साफ करनी ही है। यानी छोटी-छोटी बातें, ये सब बातें हमारे स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई रहती हैं। फिर बैठने के बेंचेस की भी मैंने बात की, एजुकेशन टीचिंग फील्ड की बात की, तो इसमें भी बुक्स आपको लगते हैं, हर साल नए बुक्स लगते हैं, मैगज़ीन मेंटेनेंस अलग रखता है, न्यूज़पेपर अलग अलग चाहिए। बच्चों को स्टडी रूम के लिए यानी कि जो बड़ा-सा उनका जिसे हम बोल सकते हैं कि स्टडी करने की स्टडी रूम या रीडिंग रूम सिंपल यह भी होनी चाहिए, उसका भी मेंटेनेंस अलग से आता है। यानी स्कूल में देखे जाए बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमने देखे हैं। हमें भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं कि हम जब लाइब्रेरी या डायरेक्ट साइंस रूम में जाते हैं तो बहुत सारे चार्ट हमें जल्दी नहीं मिलते हैं। एक स्कूल में देखे जाए तो एक एक स्कूल में एक स्टैंडर्ड के सपोज़ 2 या 3 क्लासेस रहते हैं, यानी कि 6, 7, 8, 9 इनकी 4-4, 5-5 क्लासेस हैं और एट अ टाइम साइंस या मैथ्स का उनका लेक्चर लगे और उनको चार्ट की ज़रूरत पड़े, तो वो चार्ट तुरंत वहाँ पर मिलता नहीं। कोई टीचर लेके जाता है वगैरह, बाद में नहीं मिलता, जमा करना, नहीं करना, वो भी बातें यहाँ पर आते हैं। ज्योग्राफी में जो भी कोई अर्थ ग्लोब है, वो भी तुरंत जल्दी यानी कि एट अ टाइम 2 या 3 जगह पर लेक्चर रहे, तो वहाँ पर भी वो प्रॉब्लम आ सकती है। यानी कि 2 या 3 सेट अपने स्कूल में होना वहाँ पर ज़रूरी रहता है। मैक्सिमम 3 सेट होना ज़रूरी रहता है कि एक कोई लेके गया है, तो उसके रिलेटेड दूसरी चीज़ वहाँ पर यूज़ कर सके। यह भी बात हमारे टोटली कि इंफ्रास्ट्रक्चर में आती है। मे बी ये सारे बातों से हम तो गुज़रे हैं। आप सभी रोज़ गुज़रते हो इन बातों से कि अभी फिलहाल कि कुछ स्कूल में 1 दिन के बाद बच्चे आ रहे स्कूल में, आप टीचिंग का काम चल रहा या ऑनलाइन चल रहा। लेकिन ऑनलाइन लेते समय भी फिलहाल हम यहाँ पर अभी इमेजेस यूज़ करते हैं कि पीपीटी बनाकर बच्चों को हम हमारी जो भी कुछ अ, हमारा टॉपिक रहे उससे रिलेटेड हम वहाँ पर इमेजेस शो करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली स्कूल में जब हम वर्क करेंगे तो प्रैक्टिकली स्कूल में काम करते समय वहाँ पर आपको चार्ट इम्पोर्टेंट आता है क्या, या हिस्ट्री या संबंधित साइंस वगैरह बहुत सारे सब्जेक्ट है कि इसमें आपको मॉडल की ज़रूरत यहाँ पर पड़ती है। फिर वो मॉडल वगैरह ये सब बातें आती हैं। देखे जाए तो यह बात बहुत, बहुत, बहुत स्प्रेडली जाने वाली है। कि भौतिक यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर भौतिक सुविधा क्या होनी चाहिए इसमें टीचिंग से लेके नॉन टीचिंग या नॉन फंक्शनल जो भी कुछ बातें वो सारे बातें यह डायरेक्टली स्कूल रिलेटेड बिल्डिंग में आती हैं। तो इसकी हमें सभी को ज़रूरत पड़ती है। ये ज़रूरत होने के लिए आप वहाँ पर क्या करने वाले हो? यानी सिंपल बात है कि ऐसी ज़रूरतें आपको हर बार पड़ने वाली है, तो इसके लिए आप क्या करने वाले? तो मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला एनजीओ की मदद ले सकते हो। इसके अलावा जो मदद करने वाले लोग हैं, इनकी मदद आप ले सकते हो। इसके अलावा चैरिटेबल शोज़ आप यहाँ पर अरेंज कर सकते हो। मैंने यहाँ पर ये नहीं बोला अभी कि आप सभी टीचर लोग इकट्ठा करके हेल्प कर सकते हैं, ये मैंने नहीं बोला। ये आप लोगों के या आप एडमिनिस्ट्रेटर पर डिपेंड है। लेकिन देखे जाए तो बहुत सारे गवर्नमेंट के फंडिंग्स भी है कि वो नॉन ग्रांटेड स्कूल को भी मदद करते हैं। उसका भी आइडिया आपको होना चाहिए। ओके, अभी मेरे ख्याल से इसका आंसर मैंने अभी बहुत सारे डिस्कस किए। ये आधा घंटा मैंने ये टॉपिक पर मैंने डिस्कस किए। एक अब 5-6 पन्ने तो आंसर लिख सकते हो कम से कम इससे रिलेटेड। हाँ या नहीं, मुझे इतना ही जवाब चाहिए। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, अभी सिंपल बात है, ये Yes, अपने sir. लिए सिर्फ कौन होता है जिसे लिखना नहीं आता और जिसे सोचना नहीं आता, वही फेल होते हैं, सिंपल बात।
स्टार्टिंग में मैंने क्लियर कर दी, सारे बुक्स आपने एक बार भी पढ़ ली तो काफी है, लेकिन यहाँ पर आपका ऑब्जर्वेशन इंपॉर्टेंट है। सिंपल, जितना आपका ऑब्जर्वेशन रहेगा उतना आप लिख पाओगे। आपका प्रॉब्लम ये इतना ही होता है कि आप सभी लोग मस्त पैकी लिखते हैं, सभी लोग सोचकर लिखते हैं, वो प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको लिखने का स्पीड कम आता है। यही बात यहाँ पर है प्रॉब्लमेटिक। आपके दिमाग में बहुत कुछ है, आंसर आप आराम से लिखते हो लेकिन लिखते समय आपको समय नहीं मिलता। मे बी आपको वो साइकोलॉजिकली ट्रेंड तो पता होगी। रूसो ने यहाँ पर बोला था, रूसो और जीन पियाजेट इन्होंने दिया है वो कंसेप्ट। हम सभी लोग क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन लिखते समय हम हमारे दिल से या मन से हम जब क्वेश्चन लिखते हैं तो एक ही शब्द कई बार हमारे लिखने में आता है। लिखते समय, मन से लिखते समय होता है क्या? आपको कभी ऐसे महसूस हुआ है क्या की एकच शब्द आपण वारंवार उपयोग करत असतो, एकच वाक्य आपण वारंवार वापरत असतो? हुआ है ऐसा आपके पास? यस सर। हो सर, झालेलं आहे. काय सर? ये सब होने के बाद ना, जब हम बात क्लास के एग्जाम के बाहर निकलते हैं, हम हमारे फ्रेंड्स को बोलते हैं, अरे भाई मैंने ना यहाँ पर एग्जाम पेपर में एक आंसर का बहुत सारा रट्टा मारा, बहुत हार्ड गया पेपर, बहुत रट्टे मारे, मी ना खूप मनाने ना चुकीचं असं लिहिलं, मला वाटतं की मी असंच लिहिलंय। ऐसा आपने बोला है किसी को? जल्दी बताइए, बोला ऐसा आपने कि मैंने जो पेपर लिखा वो उसमें मैंने रट्टा मारा है, बहुत हार्ड पेपर था? अरे हाँ या नहीं, इतना बोलो। नहीं सर क्या बोल रहे हैं, थोड़ा एक बार रिपीट करेंगे, मैं समझ नहीं पाया. नहीं सर। सिंपल है, मैंने बस इतना ही कहा है कि एक क्वेश्चन का आंसर लिखते समय हम हमारे फ्रेंड को बोलते हैं कि अरे भाई मैंने पेपर वो क्वेश्चन का आंसर लिखते समय कोणाचा खूप आवाज येतोय, काहीच कळत हमारा नाहीये. मुझे कुछ आया नहीं, मैंने कुछ भी लिख दिया है, मेरे दिल में आया वो मैंने लिख दिया है। ऐसे सर हम सभी वाक्याची पुनरावृत्ती होते मुझे पता है ऐसे में अरे बोल नाही रहा है। Hello, Yes, sir, sir. may I discuss Yes, sir. this point, please? हाँ, ये सभी ने किया, अभी बोल रहे कि नहीं हमने ऐसा कुछ नहीं बोला, सभी ने किया, मैंने भी किया है। ओके Hello, sir, may I discuss on this point? ऐसा होता था। Sir, may I Okay. discuss on this point if you allow? हाँ हाँ, बोलिए just ना, now I बोलिए। appeared. Just now I appeared for my third MA, and it was my second semester which I had to go for. So over there after the paper, we came, all the friends came out, and we discussed कि how was the paper. So like मैंने भी उनसे वही exactly जो अभी आपने बोला कि भाई देखो मेरे माइंड में जो भी आया ना, मैं तो उसको रट्टा मार के नहीं गया था, मैंने खाली जो आया माइंड में बस थोड़ा फेकम फाकी कर दिया। टू बी वेरी फ्रैंक, मैंने ऐसे ही बोला। नहीं सिंपल तो इसके लिए मैं बोलूंगा कि मुझे किसी ने पूछा होगा तो मैं ये बोलूंगा मैंने दिल से नहीं लिखा भाई, मेरे दिल में आया वो मैंने रट्टा मार दिया। हाँ, बात क्योंकि खत्म। मतलब अगर हमें आंसर फिलअप करना है, शीट भरनी है, तो उसमें हम कुछ भी अपनी मर्जी से लिखते हैं। ये है कि रिलेटेड लिखते हैं लेकिन अपनी मर्जी से लिखते हैं। नाउ आई एम अ पर्सन, आई नेवर रोट लर्न एनीथिंग, मैं कभी रट्टा मार के जाता नहीं, जो मेरे माइंड में रहता है मैं उसको ही इलैबोरेट करके पेजेस भर देता हूँ। अभी यहाँ पर ना अपने सोच पर डिपेंड है। ओके म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए। अभी सिंपल बात है, यहाँ पर मेरा कहने का उद्देश्य ये था कि हमें जो आंसर आता है हम हमारे दिल से लिखते हैं वो पॉइंट, लेकिन हमारे दिल में वैसे लगता है कि अरे यार एक एक वर्ड था वो बार बार रिपीट हुआ है। फिर जीन पियाजेट इनका कहना है कि हम जो ऐसा लिखते हैं वो हमारे दिमाग से ऑटोमेटिकली निकलता है और हम लिखते हैं, लेकिन ऑटोमेटिकली निकलते समय हमने जो ऑब्जर्वेशन किया था वो ऑब्जर्वेशन, कहीं पर हमने लेक्चर पर बातें सुनी होंगी, हमारे दोस्त ने हमें कुछ बताया होगा या कहीं से भी हमें नॉलेज मिला होगा, वह सब उस टाइम में हमें याद आता है और याद आई हुई बातें हम खाली हमारे शब्दों में लिखते हैं। हमारे शब्दों में लिखते समय शब्दों का बार बार प्रयोग हो सकता है क्योंकि वो साइंटिफिकली नहीं रहता, लेकिन जो आप लिख रहे वह भी प्रॉपर रहता है क्योंकि प्रॉपर आपकी सोच वहां पर रहती है, वह गलत नहीं रहता। सेम बात यही पर आ रही कि आप जो डीएसएम का पेपर लिखने वाले आपको लगा कि अरे नहीं मैंने इसका आंसर ऐसा ना लिखा वैसे लिखा, नहीं आपने ये बुक्स में पढ़ा होगा
इसके अलावा कई लेक्चर में सुना होगा, आपका ऑब्जर्वेशन होगा, ये सारे मिक्स होते समय आप वहां पर लिखने वाले हो, तो लिखते समय ये गलत नहीं होता। खाली हमारी धारणा ऐसी रहती है कि जैसा हमने पढ़ा वैसे वहां पर लिखना चाहिए था, वो बात गलत आती है। लेकिन जो आपने लिखा वो गलत नहीं रहता, बिकॉज वो सारी थिंकिंग प्रोसेस से वो चला जाता है। ओके, चलो इसके लिए ये पेपर लिखना वगैरह बहुत आसान है। आपका खाली प्रॉब्लम इतना ही है, एक्शन रिसर्च और असाइनमेंट, ये बात इंपॉर्टेंट है। एक्शन रिसर्च और जिसे हम बोल सकते हैं कि सही समय पर एक्शन रिसर्च आपका तैयार नहीं हुआ तो वाइवा नहीं होती है और उसका सबमिशन नहीं होता, बस आप वहां पर ही अटक जाते हो। थ्योरी पेपर तो आपका आराम से कवर हो जाता है। ओके, अभी इसमें देखे जाए तो यह जो हमारी स्कूल है, ये स्कूल की जो भी कुछ बिल्डिंग है, इसका हम किस प्रकार यूज करते हैं, किस प्रकार हम उसे उपयोग में लाते हैं। अभी आप बोलेंगे किस प्रकार यूज में लाते हैं, तो ये स्कूल बिल्डिंग है जो भी कुछ है वो टीचिंग के लिए काम में आती है। हाँ भाई, टीचिंग के लिए आती है, यह सही है। टीचिंग के अलावा आप इसका और क्या उपयोग कर सकते हो। बहुत सारी एनजीओ है, उनको उनके लेक्चर्स यानी कि उनको कुछ काम के लिए क्लासरूम लगते हैं, उनके क्लास ये संडे के दिन रहते हैं, तो छुट्टी के दिन आप उनको दे सकते हो क्या, और देते हो तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर उनको क्या चाहिए क्या नहीं, ये बातें करके आपके स्कूल के लिए कुछ ना कुछ उसका पेमेंट मिलने वाला है। एक हॉल की आपके स्कूल में बहुत बड़ा हॉल है, बोलिए। सर बरेच वेळा प्रायव्हेट क्लासेस पण स्कूल्स मध्ये संध्याकाळी वगैरे शाळा सुटल्यानंतर घेतली जातात. हो मैडम, बरोबर है। ये प्राइवेट क्लासेस हो गए, इसके अलावा एमपीसी यूपीसी एग्जाम या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इनके लिए भी हम स्कूल देते हैं, तो वो स्कूल के लिए भी हम कुछ ना कुछ फायदा हमारे स्कूल को होने वाला है, सिंपल। सर धार्मिक कार्यासाठी सुद्धा होतात किंवा लग्न समारंभ. निवडणुकीच्या कामासाठी पण घेतल्या जातात. इलेक्शन की जो भी कुछ स्कूल दी जाती है हमारी, जो क्लासरूम दिए जाते हैं, उसका पेमेंट नहीं मिलता। हाँ बरोबर. ग्राउंड भी देकर उससे भी पेमेंट ले सकते हैं, तो ग्राउंड दे दिया किसी चीज की। आपका बहुत बड़ा स्कूल का ग्राउंड है, लेकिन शादी या कुछ फंक्शन के लिए दे रहे हैं, तो वहां पर वह क्लीन करने की जिम्मेदारी उनकी होनी चाहिए वगैरह, इस बेस पर आप कर सकते हो। वो आपके मैनेजमेंट बॉडी पर डिपेंड है कि वो बिल्डिंग या वो जो भी कुछ क्लासरूम ग्राउंड्स वगैरह वो देना नहीं देना, सिंपल बात, वो आपके मैनेजमेंट पर डिपेंड है। क्योंकि वहां पर जो भी कुछ हमने बना के रखे, ये शादी या ये पार्किंग वगैरह ऐसा कुछ किए तो नुकसान हो सकता है, वो आप लोगों पर ज्यादा मोस्टली डिपेंड है। लेकिन देखे जाए तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम रहे या कुछ फंक्शन यानी कि किसी के एक स्पोर्ट इवेंट रहे, तो इसके लिए आप ऐसा ये प्रोग्राम के लिए आप दे सकते हो, इससे अपने स्कूल को फायदा भी हो सकता है। या इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर में वो बिल्डिंग के लिए कुछ मदद आपको चाहिए, वो भी मिल सकती है। वो आप पर अभी डिपेंड है कि आप इसका कैसे उपयोग करने वाले हो। सर शूटिंग के लिए भी दिए जाते हैं स्कूल शूटिंग। यस मैडम, यानी अभी बहुत सारे ऐसे कि मैंने खाली फॉर 2-3 ऐसे एग्जाम्पल आपको बताए, लेकिन अभी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है कि वो आप दे सकते हो यहाँ पर। अभी उसके बाद वाला जो अपना पॉइंट आता है कि मोस्टली जो भी कुछ चीजें हम ज्यादा उपयोग में लेते हैं, तो कौन सी ज्यादा चीजें हम अधिक उपयोग में लाते हैं हमारे ये स्कूल बिल्डिंग में, ज्यादातर उपयोग में आने वाली चीजें, यानी कि जो भी कुछ पॉइंट आहे ज्यादातर उपयोग में आने वाली, म्हणजे सर्वसाधारणपणे खूप वापरल्या जातात त्या गोष्टी कोणत्या आहेत। पहिली क्लासरूम, शाळेचं क्रीडांगण. यस, ये अभी सारे पॉइंट्स है, शाळेचं सभागृह और रोज जाना पड़ता है। इसके अलावा एक कॉन्फ्रेंस हॉल है, ये बड़ा वाला हॉल, वह भी पार्ट यहाँ पर आता है। अभी यहाँ पर देखे जाए, इन्होंने बोला है कि शालेय व्यायामशाला यानी कि जिम, स्कूल में ऐसा कुछ स्कूल में है ऐसा, लेकिन मोस्टली कि आपने बीएमसी वगैरह जो भी स्कूल रहे तो उसमें ऐसे डायरेक्टली जिम या जिसे हम बोल सकते हैं व्यायामशाला वगैरह ऐसा कुछ नहीं था। एक बहुत बड़ा सा एक खाली एक एक्टिविटी रूम हम जिसे बोल सकते हैं, वो एक्टिविटी रूम रहता है। वो एक्टिविटी रूम में एक मस्त की गद्दे रहते हैं, वो गद्दे पर बच्चे कूदना वगैरह उससे रिलेटेड वो एक्टिविटी, वो बच्चों की इनडोर एक्टिविटी होती है, आउटडोर नहीं। इंडोर एक्टिविटी के लिए बोल सकते हैं, ऐसा हम यहाँ पर बोल सकते हैं। लाइब्रेरी में ज्यादा यूज होता है हमारा। ऑब्वियसली हम सभी को वहां जहाँ जाना पड़ता है, रोज बोलो तो रोज या महीने में बोलो तो बोलो ले, क्लर्क रूम
जाना पड़ता है ना हम सभी को। जाते हो या नहीं जाते हो क्लर्क रूम में? हाँ सर, हाँ यस सर। सर। यस सर। सब जाते, 2 दिन बाद तो जाना ही रहता है हमें, ऐसा कुछ ना कुछ बातों से रिलेटेड। हाँ यस चलो, सर। उसके बाद है आपका ग्राउंड, स्कूल ग्राउंड। और स्कूल ग्राउंड के बाद आपका पॉइंट आता है कि अन्य शैक्षणिक साहित्य, यानी कि टीचिंग एड्स के बारे में। तो जो भी कुछ है ये बातें हमें बार बार लगने वाली रहती है, और मोस्टली ये जो कुल मिलाकर 7 पॉइंट है, ये 7 पॉइंट पर ज्यादा खर्चा होता है। सहमत हो अभी मेरे बातों से? यस सर। यस सर। 7 हाँ। बातों पर ही ज्यादा खर्चा रहता है। सिंपल है। आप बोलेंगे क्लर्क रूम में खर्चा कैसे होगा है? भाई क्लर्क रूम में खर्चा ऐसा होता है कि आपका जो भी कुछ लेटर रहे या जो भी कुछ डॉक्यूमेंट है वो पहुंचाने के लिए, आने जाने के लिए प्यून को कुछ पैसा देना पड़ेगा। टैक्सी भाड़ा हो या कम से कम जो भी कुछ है। गवर्नमेंट ऑफिस में जाना है, जानकारी देनी है, तो वो इस एनवलप देने के लिए कुछ ना कुछ खर्चा लगने वाला है। पोस्ट से भेजना है, स्पीड पोस्ट से भेजना है, तो खर्चा लगने वाला है 10-20 रुपए जो भी कुछ है हुआ। हर साल में आपके अकाउंट का ऑडिट होता है, ऑडिट के लिए भी खर्चा लगता है। मीटिंग हुई तो कम से कम चाय पानी तो चाहिए ना, वो भी पैसा कहाँ से आएगा? तो ये लिपिक, यानी कि हमारे क्लर्क लोगों से आने वाला है। चलो कुछ गेस्ट आ गए, गेस्ट को आपको चाय पिलानी है, तो आप ऐसे थोड़ी बोलेंगे कि ये लो मेरे जेब में से 50 रुपए, जब सबको चाय पिलाओ। 50 रुपए में चाय नहीं होगा सबको, मैंने उदाहरण दिया। हाँ, ऐसा तो नहीं होगा बार बार। तो जो भी हो कुछ सर। ये तो वो फंडिंग कैसे इकट्ठा करें, जो पैसों का हिसाब है, हिसाब कैसा रखें, या आगे सोर्स रहते हुए बैंकिंग में डालते हुए फिक्स डिपॉजिट करना नहीं करना, उसके लिए क्या होता है, कुछ नहीं। जो इकोनॉमिकली बातें आती है, ये पूरा का पूरा ये डायरेक्टली ये डिपार्टमेंट संभालता है, सिंपल। यानी ये डिपार्टमेंट हमें यह सारी चीजों के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल करने के लिए, यह डिपार्टमेंट हमें पैसा देने का काम करता है, इकोनॉमिकली कंडीशन संभाले हुए रहता है। सहमत हो इससे? हाँ सर। सर। यानी कि यस सर। देखा जाए तो ये डिपार्टमेंट पूरा जो भी कुछ हिसाब रहे वो क्लियरिटी दिखाने का काम करता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या जरूरत है। ये इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आती है। मैं भी अभी ये जो कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पर डिस्कस किए हैं, तो इसके बारे में अभी किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो, हम यहाँ पर और डिस्कस करेंगे फिर। मुझे नहीं लगता कि इतना ये हार्ड है, बहुत इजी टॉपिक है, और मैंने और इजी करके बताया है कि ज्यादा डिटेल में हमें जाना नहीं है। छोटे छोटे बातों हो से सर, व्यवस्थित। ऑब्जर्वेशन बढ़ाओ। जितना आपका ऑब्जर्वेशन बढ़ेगा उतना आपका आंसर बढ़ेगा और उतना आपका नॉलेज बढ़ेगा। यह सब डीएसएम कोर्स वगैरह सब ऑब्जर्वेशन की बात आती है। म्हणजे आपण असं म्हणतो ना कि वयामानानुसार कि हमारी जैसे एज बढ़ने लगती है तो हमें अधिक समझ में आता है, हम अधिक सोचने लगते हैं। अभी देखे जाए तो जो लोग जो आपको नए नए टीचर को लगे वो बहुत स्पीड से बोलते हैं। मेरी बात छोड़ दो, मेरा स्पीड इतना ही है, स्टार्ट से लेकर अभी तक मेरा बोलने का स्पीड उतना ही है। जो लोग स्टार्ट में लगे रहते हैं वो बहुत स्पीड से बोलते रहते हैं, और एज होने के बाद बहुत धीमे धीमे बोलने लगते हैं, पॉजेस उनके बढ़ने लगते हैं। अभी आप बोलते समय आपके बोलने में पॉजेस बहुत कम रहेंगे, लेकिन आपके प्रिंसिपल रहेंगे, सीनियर लोग रहेंगे, उनके पॉजेस ज्यादा रहेंगे। तो हम बोलते हैं कि अरे पॉजेस लेके बोले तो बहुत उनके नॉलेज उनके पास बहुत है, ऐसा हम ऐसे मानते हैं। किया ये ऑब्जर्वेशन आपने? हाँ सर, लक्षात येतंय। यस सर। मेरा कहने का कि मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, मेरा बोलने का स्पीड उतना ही है पहले, यानी कि 2001 से लेके जितने स्पीड से बोलता हूँ उतने स्पीड से आज मैं बोल रहा हूँ। और ना ही मुझे वो ऐसे डेवलप करना है कि जिस तरह बोल सकते हैं ना, बहुत धीमे धीमे बोले। मैं ये मानता हूँ कि ना धीमे धीमे बोलेंगे तो मुझे आपकी तरफ जो भी कुछ नॉलेज देना है वो आपको कम देना होगा। जितना स्पीड से बोलूंगा उतनी बातें आपके पास पहुंचाने का मेरा काम रहेगा। ये मेरा मानना है, पर्सनली है, पर्सनली, यानी व्यक्तिगत ना ले कोई। तो ठीक है, इसके लिए आपको ऑब्जर्वेशन करना बहुत जरूरी है। जितना आप ऑब्जर्वेशन करोगे उतनी बातें समझ में आएगी। जो जो व्यक्ति ऑब्जर्वेशन करता है उसे बहुत सारे प्रश्न आते हैं। जे ज्या व्यक्ती अधिक ऑब्झर्वेशन करतील त्याच व्यक्तींना अधिक प्रश्न पडतात, कारण ऑब्झर्वेशन करायला लागले तर तुम्ही विचार करायला लागतात, आणि जो व्यक्ती अधिक विचार करतो त्यालाच अधिक प्रश्न पडतात।
जो व्यक्ति यहाँ पर ऑब्जर्वेशन अधिक करेगा उसके सामने बहुत सारे सवाल आने वाले हैं, तो इसके लिए ऑब्जर्वेशन करना इम्पोर्टेंट है। और यही बात हमारे डीएसएम कोर्स में, जितना ऑब्जर्वेशन करोगे उतना आप लिख पाओगे। बरोबर है सर। ठीक है, चलो, मेरे ख्याल से अभी किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए, नहीं तो यहाँ पर रुकते हैं। 1:30 को, सॉरी 12:30 को ना देवरी सर का लेक्चर है ना समथिंग, वो उनका लेक्चर के बाद आज ओनली अपना जिसे हम बोल सकते हैं कि रिसर्च गाइडेंस आपका होने वाला है, ओके, ग्रुप में। ठीक है, चलो फिर यहाँ पर रुकते हैं। मैडम अटेंडेंस सर्वे हार्ट पर आप ले रहे हैं तो मुझे भेज देना। सर मैंने अटेंडेंस ले लिया, बट सर सिर्फ 45 लोगों ने ही दिया है अटेंडेंस, बाकी के लोगों ने दिया ही नहीं है। मैंने बहुत बार लिंक पेस्ट भी किया है चैट बॉक्स में। मैं तो ले रही हूँ